नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एक प्रमुख सब्जेक्ट अपने प्रमुख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत तुर्कों के आक्रमण के बाद ही होता है, चूंकि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से ही मध्यकालीन की शुरुआत हो जाती है। लगभग 1191 के बाद जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो वस्तुतः हम लोग तुर्क आक्रमण से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि प्राचीन भारत के बाद आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य, फिर कुछ दक्षिण भारत के, ठीक है, गुप्तों के बाद हर्ष साम्राज्य, धीरे धीरे हर्ष के बाद और भी छोटे छोटे साम्राज्य का निर्माण हुआ है। फिर धीरे धीरे उनकी पतन की व्यवस्था बढ़ती गई है। उसके बाद हम लोग मध्यकाल में ही प्रवेश करते हैं। तो असल में ये जो तुर्कों का आक्रमण है, तुर्क आक्रमणकारी जो है चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था। और शुरुआत में लोग इस्लाम धर्म के संपर्क में आए, ठीक है, चूंकि एक लड़ाकू समुदाय से थे लोग, और इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और इन्होंने फिर इस्लाम धर्म को स्वीकार भी किया। चूंकि इस्लाम धर्म का स्वीकार करने का इन लोग का जो उद्देश्य था वह था कि विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ये मुख्य उद्देश्य था इन लोगों का, ठीक है। दूसरी पहलू क्या है, अगर इससे पहले की थोड़ा सा तुर्क आक्रमणकारियों में अगर कुछ स्पेशल बात किया जाए तो 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ। जब 712 में अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है, इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो तुर्कों को दिया जाता है। क्योंकि देखिए 712 में आपने देखा कि अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है, लेकिन असफल रहा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि तुर्कों के आक्रमण ने ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किया है। तो यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी फैक्ट को, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। इधर उधर की कहानी से कोई मतलब नहीं है। अगर बात किया जाए तुर्क आक्रमणकारी में, तो हम लोग देखेंगे अलप्तगीन, एक शासक है अलप्तगीन, जो कि सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। बाद में इसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण जो है उसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, अलप्तगीन को, ठीक है। इस प्रकार अलप्तगीन अफगान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया और यहाँ एक स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना किया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, गजनी वंश की स्थापना के संदर्भ में तो अलप्तगीन की बात आती है, ठीक है। दूसरा पहलू क्या है, इसके बाद सुबुक्तगीन शासक बना। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन, जो अलप्तगीन का गुलाम था, और सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी गजनी की सत्ता पर बैठा और इन्होंने भी आक्रमण किया। इस प्रकार महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ भारत में लूटपाट करना था, ठीक है, बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करना। यहाँ पर अस्थायी शासक का शासन व्यवस्था कायम करना नहीं था, सिर्फ लूटपाट का उद्देश्य था महमूद गजनवी का, ठीक है। और इन्होंने, अगर महत्वपूर्ण इनका आक्रमण है महमूद गजनवी का,
तो मुल्तान पर किया इन्होंने, वहाँ जो है जयपाल के पुत्र आनंदपाल को इन्होंने पराजित किया है महमूद गजनवी ने, ठीक है। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो है, तुर्क मुस्लिम ही लोग थे, तुर्क मुस्लिम ही शासन के संदर्भ में थे ये लोग। एवं इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था है, वहां पे इन्होंने किया और बहुत ही भीषण युद्ध भी हुआ है, ठीक है। महमूद गजनवी को हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे एक बुत सीकन या मूर्ति भंजक कहा गया है महमूद गजनवी, क्योंकि आपको हमने बताया कि इसका उद्देश्य क्या था, लूटपाट संपत्ति अर्जित करना, मुख्य उद्देश्य यही था महमूद गजनवी का, ठीक है। एक चीज और है कि महमूद गजनवी विद्वानों और कलाकारों का भी संरक्षक था, इंपॉर्टेंट बात है। महमूद गजनवी जो है विद्वानों एवं कलाकारों का भी संरक्षक था। इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, ठीक है, जैसे विद्वान थे। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया, ये बात आप जानते हैं। अलबरूनी, मोहम्मद अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ जो है एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके आक्रमण के समय भारत आया था, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है किताब उल हिंद है। अलबरूनी का जो है अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात किया जाए तो किताब उल हिंद है, लेकिन ये एक विद्वान था, कई विषय का ये ज्ञाता था, ठीक है, कई विषय जानता था, ठीक है। अगर बात किया जाए कि महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप ये जान सकते हैं इन्होंने क्या किया कि हिंदू शाही वंश को समाप्त करने का कार्य किया है। और इसके साथ साथ भारत में आक्रमणकारियों का जो एक रास्ता है वह बिल्कुल तैयार कर दिया। इसके बाद भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी प्रवेश करने लगे और आक्रमण बढ़ता चला गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्योंकि भारत में मुसलमान के साम्राज्य का वास्तविक अगर संस्थापक किसी को कहा जाता है तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अब जैसे आपको हमने बताया 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये लोग आक्रमणकारी थे सर्वप्रथम, लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, ठीक है। चूंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था आक्रमणकारी सर्वप्रथम, उसका जो उद्देश्य था सिर्फ लूटपाट तक सीमित था, लेकिन मोहम्मद गौरी लूटपाट के साथ साथ इन्होंने साम्राज्य की भी नींव डालने का कार्य किया है, इसीलिए वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा गया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी भारत पर आक्रमण की शुरुआत की। इस प्रकार इन्होंने 1191 में ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गए थे। फिर बाद में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित किया। इसके साथ साथ इनकी और भी विशेषताएं हैं। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्चुअल डेटा भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि तुर्क सल्तनत के बाद अगर भारत में एक नई सल्तनत का निर्माण होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वह है दिल्ली सल्तनत। क्योंकि तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ये बात आप जानते हैं।
जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासनभार संभाला, और इस क्रम में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसने ममलूक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ये भी एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, क्योंकि अगर बात किया जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विकसित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ इसे। इसके बाद इन्होंने पूरी शासन जो है गौरी की मृत्यु के बाद अपने हाथ में लिया, और एक इसकी विशेषता है कि इन्होंने ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए कुतुबुद्दीन ऐबक, और ना ही खुतबा पढ़वाया। एवं कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का भी सामना किया है, वो अलग विषय है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, ना ही सिक्का चलवाया। और खास करके ये जो है एक बहुत ही मतलब शासन व्यवस्था में मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया अपना। ठीक है, और बहुत सारा उत्तराधिकार चुनौतियां थी, जैसे आपको हमने बताया कि इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपने कुशल वैवाहिक नीति के माध्यम से भी किया है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि ऐबक ने लाहौर से ही शासन का संचालन किया था, दिल्ली से नहीं किया, और लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाया। क्या हुआ कि लाहौर की ही घटना है कि 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेल, एक खेल है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरा और अचानक इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये एक उदार शासक था, अतः इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श यानी लाख देने वाला, दान देने वाला कहा गया है। इसने यह इसके साथ साथ कला साहित्य का भी प्रेमी था। इसने 2 मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। ठीक है, इसके साथ साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की भी नींव इन्होंने रखा था ऐबक ने। ठीक है, बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के लिए आराम शासक बना एवं जल्द ही इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर, फिर उसके बाद जो है आराम शासक बना है, लेकिन कुछ बाद ही इल्तुतमिश फिर सत्ताधिकार हथिया लिया, और इल्तुतमिश जो है दिल्ली की शासन की, दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठा, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि दिल्ली के अमीरों का दमन किया, और खास करके एलदौज का भी दमन किया। ठीक है, चूंकि एलदौज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था, एवं इसके साथ साथ इसने 40 अमीरों का दल, जिसे 40 दल या तुर्कान चहलगानी कहा गया है, इसका भी इन्होंने गठन किया है इल्तुतमिश ने। इसके साथ साथ इक्ता व्यवस्था अगर की शुरुआत किसी ने किया है तो इल्तुतमिश ने ही किया है। ये विजेता ही नहीं, सफल कूटनीतिज्ञ भी था, और इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे इल्तुतमिश। इसके प्रसिद्ध इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात ए नासरी की रचना किया था। इसके जो मिनहाज उस सिराज प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। एक और विशेषता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पुत्री, योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार नियुक्त किया, और रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम जब ये शासक की बागडोर संभाली तो सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया, एवं पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट पहनकर जनता के समक्ष आने लगी रजिया सुल्तान। ठीक है,
रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। वह अत्यंत सफल और सफल शासिका मानी जाती हैं। लेकिन क्या है ना कि एक घटना है, अल्तुनिया से उन्होंने विवाह भी किया था, ठीक है, जब बाद में उस साम्राज्य नहीं शामिल हुआ। लेकिन राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान की भी शासन सत्ता समाप्त हो गया। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जो एक महत्वपूर्ण शासक, देखिए गयासुद्दीन बलबन इसलिए महत्वपूर्ण शासक हैं कि ये बहुत ही छोटे पद से उठे हैं और इन्होंने जो है इल्तुतमिश के जो चहलगानी प्रथा चालीसा दल था उसमें शामिल हुए किसी प्रकार, और शासन की बागडोर संभालते संभालते एक शासक वर्ग तक पहुँचे हैं। अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण ये उन्नति किए हैं, आगे बढ़े हैं, ठीक है। और जब इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद जब अव्यवस्था फैल गया दिल्ली सल्तनत में, तो इस प्रकार जो है गयासुद्दीन बलबन जो है शासन की बागडोर संभालते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने पद को राजा के दैवी अधिकारों का समर्थन किया। इस प्रकार इन्होंने जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया जैसी उपाधि से अपने आप को सुशोभित करने का कार्य किए गयासुद्दीन बलबन। इसके साथ साथ इन्होंने प्रशासन के लिए बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली सल्तनत में, एवं पूरी तरीके से रक्त और लौह की नीति अपनाई, जो कि एक बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये रहा दिल्ली सल्तनत के बारे में और तुर्कों के बारे में, कैसे मुस्लिमों का आक्रमण हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अन्य क्लास की चर्चा करेंगे। जय हिंद।